आपको हाँ अस्सलाम जी। वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं सर काशिफ शहजाद और आने वाले सब पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करती हूँ। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनका नाम काशिफ शहजाद है, जैसा कि आप सबको पता है, जिनका ताल्लुक लाला मूसा से है और वो आजकल गुजरात में क़याम पज़ीर हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स और राइटर होने के साथ साथ आर्ट्स ट्रेनर भी हैं और आपकी अपनी अकेडमी भी है काशिफ शहजाद के नाम से। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है उसका नाम है बदलती उम्र और बदलती तरजीहात। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एज लेवल पर हर शख्स के डिफरेंट एज लेवल पर उसकी तरजीहात, उसकी प्रेफरेंस तब्दील होती है? जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम आईओएम की टीम जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो इस महफिल का इनेकाद करते हैं, और सब मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूँ जो इस सेशन में, इस महफिल में शरीक हुए। आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो ये है कि बदलती उम्र के साथ तरजीहात क्या बदलती हैं या उनका तयन कैसे किया जा सकता है। इसे याद रखिएगा कि जो कायनात है ना, कायनात का हुस्न हमेशा तगैयर की बुनियाद पे है। हर चीज चेंज हो रही है, कोई भी चीज सेम नहीं रहती, हर चीज चेंज हो रही है। सिर्फ वाहिद इंसान है जो रुक जाता है, जो जिसकी सोच रुक जाती है और वो फिर आगे ग्रो नहीं करता। आपकी जिंदगी को, इंसान की जिंदगी को अगर हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करें ना, तो उसके बुनियादी तौर पर तीन पार्ट्स पैदा होते हैं। नंबर वन, जो 20 साल तक का आपका अरसा है वो है बचपन प्लस लड़कपन। उसके बाद दूसरा पार्ट है अगले 20 साल, जिसमें आप शादी, बच्चे, औलाद, कारोबार, जॉब, ये सारी चीजें आती हैं। जबकि जो इसी जिंदगी के आखिरी 30 साल हैं, 20 साल समझ लें, हम एवरेज 60 ईयर्स को लेते हैं, तो जो आखिरी 20 साल हैं वो आपके ये होती है कि आपकी औलाद बड़ी हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपने हैंडल करनी होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जूं जूं वक्त गुजरता है इंसान की तरजीहात बदलती हैं। मिसाल इस तरह देता हूं कि आप छोटे होते हैं तो आपकी तरजीहात या आपके बड़ों की तरजीहात होती है कि आप पढ़ाई करें, आप मैट्रिक करें, एफएससी करें, बैचलर्स करें। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि अब आपने आगे जॉब करनी है, आपने कारोबार करना है। वो जॉब कारोबार शुरू होता है तो फिर आपकी अगली तरजीह स्टार्ट होती है जी, अब इनकी शादी करनी है। शादी के बाद अगली तरजीह आ जाती है जी, बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल आ जाता है। बच्चों का मुस्तकबिल आता है तो फिर बच्चों की फिर पढ़ाई आती है, शादी आती है। इस तरह ये तरजीहात वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। अगर इंसान अपनी तरजीहात को वक्त के साथ साथ चेंज ना करे तो वो किसी ना किसी तरह पीछे रह जाता है। वो फिर अपने कारोबार में, अपने जॉब में, अपनी जिंदगी में किसी भी तरह वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और पीछे रहने से इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। सोच के रुकने से इंसान परेशानी का शिकार भी हो जाता है, हसद का शिकार भी हो जाता है। फिर वो दूसरे लोगों को देखकर जो कि चल रहे होते हैं उनको देखकर भी उसे परेशानी होती है। और ना सिर्फ उनको देखकर परेशानी होती है बल्कि अपने इवन जो आपके इर्द गिर्द, वो आपकी औलाद भी हो सकती है, वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, उनको देखकर भी इंसान जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, मायूसी में मुब्तला हो जाता है, या बाज दफा कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने छोटे रिश्तों को। क्योंकि फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ बच्चों की, कि बच्चे मुसलसल बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ तरीके से छोटे लेवल पे मुख्तलिफ होती रहती हैं। कभी चीज़ें, कभी पैसे, कभी स्कूल, कभी कुछ मुख्तलिफ उनकी छोटे छोटे लेवल पे उनकी तरजीहात चेंज होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ जब उनको अवेयरनेस मिलती है, वो मालूमात इकट्ठी करते हैं सोसाइटी से, तो उनकी तरजीहात भी बदलती हैं। वो मैट्रिक में जाते हैं, एफए में जाते हैं, बीए में जाते हैं, उनकी सोच नई बनती है, वो नए लोगों को मिलते हैं। लेकिन चूंकि वालिदैन उसी जगह पे खड़े होते हैं,
उन्होंने अपना टाइम देखा होता है, पुराना टाइम, तो वो नए टाइम के साथ जो है वो कॉप नहीं कर पाते और इस खदशे और अंदेशे में मुब्तला हो जाते हैं कि औलाद को कुछ ना हो जाए, या वह औलाद को इतना पैम्पर करते हैं कि उसका मुस्तकबिल खराब कर देते हैं, उसका पोटेंशियल खराब कर देते हैं, उसका क्रेडिट जो है वो जो उसका टैलेंट होता है, जो उसने अचीव करना होता है, जो उसका पोटेंशियल होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों? क्यों? सिर्फ अपने खदशात की वजह से, अपने अंदेशों की वजह से कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। लिहाजा याद रखिएगा, तरजीहात इंसान की वक्त के साथ साथ बदलती हैं। आपकी तरजीहात पहले 20 सालों में कुछ और होती हैं, या अगले 20 सालों में आपकी तरजीहात जो पहले 20 सालों में थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि उसमें फिर आप एक फैमिली के साथ होते हो, आपके साथ एक अदद पार्टनर आ जाता है, आपके बच्चे हो जाते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, या आपके शोहर बच्चे, ससुराल, ये तरजीहात पहले, अगर मैं एक साइड की बात करूं तो ये है, दूसरी साइड की बात करूं तो पहले तरजीहात बहन भाई और माँ बाप होते हैं, उम्र के दूसरे हिस्से में तरजीहात आपके शोहर और बच्चे होते हैं, पिछली वाली तरजीह जो है वो थोड़ी नीचे चली जाती है, उसके बाद ससुराल भी तरजीह में शामिल होता है। तो इस तरह ये तरजीहात जो है ये लम्हा ब लम्हा, साल ब साल ये तब्दील होती हैं। इनको ना तब्दील करने से इंसान की सोच रुक जाती है, इंसान खुद रुक जाता है, और उस रुके हुए इंसान के साथ कोई भी चलना पसंद नहीं करता। लिहाजा आप अपने इर्द गिर्द नजर उठा के देख लीजिए, आप अपनी जिंदगी पे गौर करके देख लीजिए, मसला क्या है, हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है, हम लोग आपस में झगड़ा लड़ाई क्यों करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है। बेसिक ये चीज होती है कि हमने अपनी तरजीहात का तयन नहीं किया होता, एक दूसरे के इंतजार में होते हैं, वो क्या करेगा तो मैं तब करूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अब वो कुछ और कर जाए तो आप हैरान होते हैं कि यार इसने मुझे तो बताया ही नहीं, उसने ये किया है। तो इसलिए हर बंदा, जबकि हमारी जिंदगी में तरजीहात का तयन नहीं है, हमारी जिंदगी में ये हमने तय नहीं किया हुआ कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है और क्यों करना है, जिसकी वजह से हम बैठ जाते हैं और हम इस इंतजार में होते हैं कि कोई आएगा, किस्मत आएगी, खुदा का कोई हुक्म आएगा, या हम पे मेहरबानी होगी, या कोई मोजज़ा होगा। ये आज के दौर में ये बड़ा आम है कि हम लोग बैठ के इंतजार करते हैं, कोई रिश्ता आ जाएगा बच्ची का अच्छा, कोई रिश्ता आ जाएगा बच्चे का अच्छा, रिश्ता आ जाएगा खुद ही, जबकि हमने खुद ही कुछ चीजें तय नहीं की होती, हम लोगों से मिलते नहीं, हमारे सोशल लिंक्स नहीं होते, तो हम बैठ के ही इंतजार करते रहते हैं हमने क्या खुद ही चीजें हो जाएं। और फिर जब चीजें नहीं होती, या अचानक कोई चीज सर पे सवार हो जाती है, या अचानक कोई हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, कोई अच्छा बुरा चीज एकदम हो जाती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आती कि हमने जिंदगी में फैसला क्या करना है, हमने जिंदगी में सिमत क्या लेनी है, हमने जिंदगी में करना क्या है। याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में तरजीहात का तयन पहले फेज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्ज करें नहीं पता चला, फर्ज करें हालात ऐसे थे, फर्ज करें किसी ने गाइड नहीं किया आपको, आप सेकंड फेज में आ गए, तो सेकंड फेज में आपके पास तालीम भी कुछ होगी, आपके पास शऊर भी कुछ होगा, फिर अगले फेज में इसमें शादी भी होती है, इसमें नए रिश्ते बनते हैं, तो इसमें आपने हर चीज का, आपने ये जो भी अपना अमल करना है उसको ये देखें कि आप ये अमल क्यों कर रहे हैं, आप इसके क्या नताइज चाहते हैं, इसको आप कोई भी अमल, वो घर का हो या वो बाहर का हो, आप ये तय कर लें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें गौर करके देख लीजिए, क्या ये काम अर्जेंट है, क्या ये काम इंपॉर्टेंट है, या क्या ये काम नॉन अर्जेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है। एक स्टीवन कुए की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उसने एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के नाम से वो 4 उसने सेगमेंट बनाए हैं, क्वाड्रेंट बनाए हैं, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसने
4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। एक में उसने अर्जेंट इंपॉर्टेंट रखा है, इसमें एक उसने नॉन अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट रखा है, एक में उसने अर्जेंट, वेरी अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट रखा है। कि आप अपनी जिंदगी में उस टेबल की मदद से, उस एक्सिस की मदद से, उस क्वाड्रेंट की मदद से ये तय करें कि आपकी जिंदगी में कौन से काम अर्जेंट हैं, कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं, कौन से काम लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए और कौन से काम आपने शॉर्ट टर्म में करने हैं। जिस फेज में आप लोग हैं या जिस फेज में इस वक्त मुझे लगता है, इन फेज में आपने अपनी प्रायोरिटीज को तय करना है। आपने जॉब करनी है, आपने शादी करनी है, आपने कोई अपना काम करना है, उसके लिए आपको जाहिर है 5-6 साल काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अपने जो आपके अंदर जो गोल्स बने हुए हैं ना, उसका क्यों तय करें, उसका वाई तय करें कि वाई यू वांट टू डू दैट। आप सीएसएस करना चाहते हैं, आप कहें वाई डू आई वांट टू गो फॉर सीएसएस। आप कोई टीचिंग का इदारा खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल करें अपने आप से कि वाई डू आई वांट टू डू दैट। जो भी चीज है उसका वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वाई के जरिए ये तय करें कि आपने क्या करना है। और याद रखिएगा, सेकंड फेज आपकी जिंदगी का बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें आपको ये तरजीहात तय करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सेकंड फेज में जब 40 ईयर से पहले पहले आप, जाहिर है आपने मारे भी खा ली होंगी रिश्तों की, आपने बाहर के भी तजुर्बात देख लिए होंगे, आपने जॉब भी कर ली होगी, शादी में भी आपने टकरे मार ली होंगी, जाहिर है मियाँ बीवी के आपस में 100 नोक झोंक होती हैं, बच्चों की तरबियत में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि आप 20 से 30 साल की उम्र में ये चीजें आपके साथ हो जाती हैं। उसके बाद 30 to 35 में आपने कुछ नजरियात, इन सारे तजुर्बात की रोशनी में, इन सारे मुशाहिदात की रोशनी में आपने कुछ उसूल तय करने होते हैं कि मैंने ये करना है और मैंने ये नहीं करना। देखिए यहाँ तक बंदा ठोकरें खाता है, कुछ घर वालों से सीखा होता है, कुछ बाहर वालों से सीखता है, कुछ राइट कुछ लेफ्ट, कुछ पढ़ के, कुछ तजुर्बात से, सारी चीजों से इंसान सीखता है। तो इस 30 के बाद आपने उस सारे सीखे हुए को आपने ये तय करना होता है कि अब इनकी रोशनी में मैं कैसे रूल बनाऊं और क्या नजरियात बनाऊं, या उसमें मैं क्या रख सकता हूँ, कौन से ऐसे असूल वजह कर सकता हूँ, कौन से ऐसे जो है वो उसमें चीजें रख सकता हूँ जो मेरी आने वाली जिंदगी में मुझे फायदा दें। क्यों? क्योंकि आप 40 ईयर तक आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ रूल्स तय कर लें, कुछ चीजें ऐसी तय कर लें ताकि आप 40 ईयर जब थर्ड फेज में एंटर हो ना, तो आपके पास कुछ रूल्स हों, कुछ नजरियात हों, कुछ चीजें हों जिनकी बेस पे आप ये तय करें कि ये नहीं करना और ये करना है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, इसके बाद मैं सवालात जवाबात की तरफ भी आऊंगा, कि देखिए मेरी बात सुने, हमारे दीन में, हमारे मजहब में जिस जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहां पे हमें ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी दे दी गई हैं कि उसमें हमें तरजीहात तय करनी ही करनी है। देखिए मिसाल मैं पहले एक छोटी सी देता हूँ कि आपने प्लान बनाया शादी का, किसी भाई की शादी का, बहन की शादी का, अपने घर में कोई भी आपने शादी अरेंज की। अब आपने एक डेडलाइन रख दी, फर्ज कीजिए आज हम लोग अगस्त में, आपने एक डेडलाइन रख दी कि जी 1 दिसंबर को हम लोगों ने शादी करनी है। ठीक है, आपने डेडलाइन रख दी। अब आपके जहन में वो डेडलाइन मौजूद है जी, हमने दूसरे लोगों को भी कह दिया है कि हम लोग 1 दिसंबर को शादी निकाह करेंगे। आपने कार्ड छपवाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर से पहले पहले आपने चीजें रेडी करनी है। आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वालों को से राब्ता किया, शादी में जो जो डिपार्टमेंट्स, या मैरिज हॉल बुक कराना है, आपने खाने का बंदोबस्त करना है, आपने कपड़ों का बंदोबस्त करना है, आप सारे हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी करता है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर तक आपने सारी चीजें आपने रेडी करनी है। आपको ये नहीं पता कि आपके शहर में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको बस ये पता है कि यार 2-3 महीने में शादी है और हम लोग उसकी तैयारी में बिजी हैं। क्यों? क्योंकि आपने डेडलाइन रख ली है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी में कोई गोल, कोई मकसद, कोई डेडलाइन रख लेते हैं ना,
कि यार वो जरूरी नहीं है, देखो शादी में तो जाहिर है डेडलाइन तो पूरी करनी होती है, लेकिन आप जब अपनी जिंदगी में कोई डेडलाइन रखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेडलाइन पूरी होनी चाहिए, वो हो सकता है ना भी हो, लेकिन जब आप डेडलाइन रख लेते हैं ना कि ये मैंने काम करना है यार, इंशाल्लाह मैं 2 साल में ये काम करूंगा, तो आपकी अपने साथ एक कमिटमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जो भी काम अपनी जिंदगी में करोगे उस डेडलाइन को, उस मकसद को, उस विजन को सामने रख के करोगे कि यार ये काम मेरी डेडलाइन के साथ मैच करता है, ये मैं करूंगा, ये काम मेरी डेडलाइन या मेरे मकसद मेरे गोल के साथ मैच नहीं करता तो मैं ये नहीं करूंगा। लिहाजा जब तक आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद कोई गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या चीज पकड़नी है और क्या चीज छोड़नी है। क्योंकि आप समझ लें कि बाजार में चल रहे हैं, गली में चल रहे हैं, आपके राइट लेफ्ट बहुत सी चीजें पड़ी हैं, मुख्तलिफ अनवा की चीजें पड़ी हैं, आपको नहीं पता मैंने क्या चूज करना है। जब तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंने बिरयानी बनानी है तो आपको नहीं पता होगा कि आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उठाने हैं। आपने बिरयानी उठानी है या आपने चिकन टिक्का उठाना है या आपने कोरमा उठाना है। क्यों? क्योंकि बिरयानी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको जब बिरयानी फैसला कर लेंगे तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स भी आपके जहन में आ जाएंगे। अगर फैसला ही नहीं किया मैंने क्या बनाना है खाने के लिए तो फिर आप हो सकता है गरम मसाला ले आए, आप हो सकता है हल्दी ले आए, आप हो सकता है काली मिर्च ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपकी जिंदगी में आपने ये तय नहीं किया कि मैंने बिरयानी बनानी है या जिंदगी का कोरमा बनाना है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें बताया गया है कि आपने मरना है, आपको मौत आनी है, तो मौत आने से पहले पहले हमें बता दिया गया है कि आप ये काम कर लें ताकि आपकी आखिरत भी ठीक हो जाए और आपकी दुनिया भी। जब तक हमारी उस नजर आखिरत पे नहीं होगी, उस मौत के दिन पे नहीं होगी, हम जो है वो अपनी तरजीहात का तयन नहीं कर सकेंगे। सो तरजीहात का तयन करने के लिए सबसे मेन चीज वो ये है कि एक तो ये बदलती रहती हैं। और किस बेस पे बदलती हैं? आपके मकासद की बेस पे बदलती हैं। मकासद शॉर्ट टर्म होते हैं ज्यादातर हमारे, हमने मकान बनाना है, हमने पैसा कमाना है, हमने शादियां करनी है, ये है शॉर्ट टर्म मकासद। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म मकासद भी आपको काम दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी में ना कोई गोल जरूर होना चाहिए जिसमें हमारा दीन भी आ जाए और हमारी दुनिया भी आ जाए, कि कोई भी ऐसा काम हम ना करें जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। ये भी एक मकसद है। इसकी बेस पे आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कोई भी काम हमने ऐसा नहीं करना जो अल्लाह के हुक्म के मनाफी हो या वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो। इसलिए तरजीहात हर बंदे की बदलती रहती हैं उसके मकासद के लिहाज से। जो आपकी जिंदगी में मकासद हैं उसके लिहाज से ही आपकी तरजीहात तय होंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपने सेशन को इख्तिताम करता हूँ। कुछ मेंबर सवालात के लिए तैयार हैं जी। मिस मनाहिल, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर सकती हैं। सर आपने बोला कि हम डिसीजन लेते हैं, हमारी जिंदगी में गोल होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपको सही? जी सर, अब क्लियर है मेरी आवाज? जी बोले। सर सम टाइम ये होता है कि हम लोग रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें डिसीजन लेने से पहले किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो और हम एक सही डिसीजन अपने लिए ले सकें? अच्छा, सबसे पहली बात असल में पता क्यों ये पता चलता है बाद में हमने रॉन्ग डिसीजन लिया है? जब आप डिसीजन लेते हैं उस वक्त पहले तो आप मशवरा नहीं करते। इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि इसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फायदे हैं। होमवर्क नहीं किया होता प्रॉपरली। और दूसरी बात यह है कि अगर मशवरा किया होता है तो उन लोगों से किया होता है जो कि बिल्कुल ही आपको सही मशवरा देने के काबिल नहीं होते। या आपकी, देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो आपकी अपनी सोच और अपना विजन क्लियर होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त। वो चाहे कॉलेज का हो, वो चाहे टीचिंग का हो, वो जॉब करने का हो, वो जो आपकी जिसमें आपका इख्तियार है। मैं अगर शादी का डिसीजन इसमें शामिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मुकम्मल तौर पर आपका इख्तियार नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर
पढ़ाई का डिसीजन लेना है, सब्जेक्ट्स का डिसीजन लेना है, आपने कॉलेज पढ़ाने का डिसीजन लेना है, तो उसमें आपको पहली बात आपको एक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको कोई एक दो बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आप दिल की बात करते हो, उससे आप मशवरा करें, हर बंदे से मशवरा ना करें। जब आप हर बंदे से मशवरा करेंगे तो आपको आप 10 बंदों से मशवरा करेंगे, आपको 10 मुख्तलिफ किस्म की आरा मिलेंगी और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने मशवरा क्यों किया था। जबकि मशवरा करने से पहले आपको पहले अपना आप क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। जब तक आपको अपना आप क्लियर नहीं होगा ना कि मैंने क्या करना है, तब तक आपको मशवरा भी फायदा ही नहीं दे सकेगा। इसलिए पहले अपना कुछ ना कुछ तय करें कि यार मैं चाहती हूं ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, ये तय कर लें। उसके बाद किसी से मशवरा लें। जो नाकाम होने की रीजन है, एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और एक बहुत ज्यादा मशवरे ले लिए होते हैं या बिल्कुल मशवरा नहीं किया होता, होमवर्क नहीं किया होता। नंबर 4, आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। आप कहते हैं चलो ठीक है, कर लो कर लो कर लो, ठीक है, ओके हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। ये वाला जो अप्रोच है ना हमारी कि जी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है कर लो, जल्दी करो, बाद में देखा जाएगा, ये बड़ी खतरनाक अप्रोच है। और ये अक्सर आपको जो है वो बाद में ठोकर लगवाती है और आपको रियलाइज करते हैं यार ये तो गलत फैसला हो गया मेरे से। तो ये अल्लाह खैर करेगा वाली अप्रोच है ना, ये नहीं ठीक। जी हमारे साथ एक मैम सलीम है जो कि हमारी ग्राफिक डिजाइनर आई उनकी। इनका क्वेश्चन है कि जैसे ही हम मैट्रिक स्टूडेंट मैट्रिक करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये फील्ड हमारे लिए बेस्ट है या हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैट्रिक करने के बाद बच्चे को या तो उसका बड़ा भाई तालीम के शोबे से किसी तरह कनेक्टेड हो, या उसका बाप किसी तरह से पढ़ाता हो तो वो उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है, या वो अपने मैट्रिक के जो टीचर्स है ना उनमें से किसी से मशवरा करे कि सर मुझे आप बताएं, मैं ये करता रहा हूं और आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या कर सकता हूं। मैट्रिक के बाद बहुत ज्यादा क्रूशल स्टेज नहीं होती, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, आपने ये डिसाइड करना होता है कि यू वांट टू गो टुवर्ड्स डॉक्टर लाइन और यू वांट टू गो टुवर्ड्स इंजीनियर लाइन। इसमें बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है 2 लाइंस होती हैं। इंजीनियरिंग के बाद आपके पास आप कंप्यूटर साइंसेज में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप बिजनेस में जा सकते हो। जबकि अगर आप बायोलॉजी करें, आप प्री मेडिकल करें एफएससी में, उसके बाद आपके पास फिर फिजियोथेरापी और एमबीबीएस और 3-4 फील्ड्स इसमें भी आ चुकी हैं। तो इसमें बच्चे को पहले तो ये खुद देखना चाहिए। कुछ उम्र थोड़ी इस तरह की होती है कि ही और शी ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस देने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन वाला, मालूमात वाला बंदा होना चाहिए। वो आपके स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर या आपके वालिद साहब के कोई जानने वाले कोई टीचर्स हों तो वो किसी हद तक मशवरा दे सकते हैं कि आपने बेसिकली बायो चूज करनी है या इंजीनियरिंग चीज चूज करनी है। उसके बाद फिर ये भी कोई इतनी ये नहीं कि जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। इसमें बेसिक आपने ये सिर्फ देखना है, मैट्रिक के जो पास बच्चे हैं उन्हें देखना है कि आप बायो की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं जो रिसेंटली मेरे तजुर्बे में भी आई है कि 9th 10th में जो लोग बायो पढ़ चुके होते हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कि मैं बायो की तरफ जाना चाहता हूं या मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात है। सो पहले चेक करें कि आपने 9-10 में अगर तो कंप्यूटर ही पढ़ी है तो फिर डेफिनेटली यू शुड गो टुवर्ड्स प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर आगे डिसाइड होता है जी कंप्यूटर जाना है, बिजनेस जाना है, या मैंने कहाँ पे जाना है। इफ यू हैव स्टडीड बायो, यू आर इंटरेस्टेड इन बायो, देन ऑब्वियसली यू शुड गो टुवर्ड्स द बायो। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मनाहिल। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम ये होता है कि फैमिली इतनी एजुकेटेड नहीं होती कि वो हमें बता सके कि आप लोगों ने कौन सी फील्ड चूज करें, तो हम किसी और के मशवरे से किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो तो हमारे लिए रॉन्ग होता है। तो अब हम लोगों ने चूंकि रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं, रॉन्ग फील्ड में जा चुके हैं और हमें अब रियलाइज भी हो चुका है कि हम ये फील्ड हमारे लिए नहीं बनी है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कुछ कुछ चीजें होती हैं बाज दफा ना, हमारा जो इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता है कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो रॉन्ग डिसीजन हो गया, हो जाता है इस तरह कि आप किसी के मशवरे से कोई चीज शुरू कर लेते हो।
लेकिन आपको 2 4 6 महीनों बाद ये रियलाइज होता है कि नहीं यार ये तो फील्ड मेरे लिए है नहीं, तो फिर आप यू टर्न ले लेना, आप रिवर्स हो जाएं, आप उसी वक्त रिवर्स हो जाएं। अगर तो सेकंड ईयर में जाके आपको फील हुआ है तो फिर तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया, फिर आप कंटिन्यू करें, उसके बाद आगे ऑप्शंस देखें, कुछ भी नहीं होता। आप ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा बहुत डेंजरस मसला नहीं बन जाता। लेकिन अगर आपको 2 4 6 महीनों में पता चल गया तो आप यू टर्न ले लें, वापस आ जाएं और दूसरे डिसिप्लिन में चले जाएं। अगर ये भी नहीं है, अगर आप ज्यादा आगे चले गए हैं, 1 साल पढ़ लिया, आप 2 साल पूरा कर लें, आप 2 साल पूरा कर लें, फिर दूसरे डिसिप्लिन में आप प्राइवेट पेपर्स दे लें, ये भी हो सकता है। इसमें अगर आप फर्ज करें आप दूसरे साल में आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, मुझे तो ये मैथ रखना चाहिए, तो मैंने बायो रख लिए, तो फिर क्या हो गया, आप मैथ भी साथ में पढ़ना शुरू करें, अलहदा से खुद से पढ़ना शुरू करें, बाद में प्राइवेटली एग्जाम दे दें मैथ के लिहाज से। मेरा ख्याल है ये मुमकिन हो सकता है। देखो मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुमकिन हो सकता है कि आप दोबारा अगर प्राइवेटली पेपर दो तो मे बी आपका 1 साल जाया चला जाए, लेकिन आप दोनों के पेपर दे के आप दोबारा ट्रैक पे आ जाओ। जी सर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि हम लोग 6 महीने जैसे कि पढ़ लिया और हमें पता चल गया कि हम ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, तो उस वक्त सोसाइटी वाले बहुत बातें करते हैं कि इनकी बच्ची ये नहीं कर सकती थी, या किसी ने साइंस से आर्ट्स में चले गए या उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम में चले गए, तो उस वक्त सोसाइटी की बातों को कैसे फेस करना चाहिए? अच्छा, देखिए सोसाइटी तो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी, वो तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ेगी। आप जो है, मैं ये कह रहा था, मैं अगले दिन मैं अपने बच्चों को एक चीज समझा रहा था सोसाइटी के बारे में, कि वो मेरे से कह रहे थे कि जी वो लोग कहते हैं जी आपके पास फलां गाड़ी है तो हमारे पास ये गाड़ी है। तो मैंने उनको समझाया बेटा कि जब हमारे पास बाइक होगी तो लोग कहेंगे जी इनके पास बाइक है, इनके पास गाड़ी नहीं है। जब हम गाड़ी लेंगे तो लोग कहेंगे जी इनके पास तो छोटी गाड़ी है, इनके पास तो बड़ी गाड़ी है ही नहीं। और फिर जब हम दौड़ धूप करके बड़ी गाड़ी लेंगे तो फिर लोग पता है क्या कहेंगे, फिर कहेंगे लो जी इनके पास तो बड़ी गाड़ी है, अब हमें भी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। तो बात ये है कि लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होंगे। आपने वो स्टोरी सुनी होगी बाप बेटे वाली, जो गधे पे जा रहे होते हैं, तो वो पहले बाप बैठता है तो लोग कहते हैं जी कितने जालिम ने, बेटा पैदल चल रहा है तो बाप गधे पे बैठ के चल रहा है, वो बाप उतर जाता है, बेटा बैठ जाता है। तो आगे लोग कहते हैं जी बेटा कितना बदतमीज है कि उसको ये समझ नहीं आती कि जी वो खुद बैठा हुआ बाप को नीचे बैठाया हुआ है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं गधे पे, आगे लोग कहते हैं कि ये तो इनको शर्म नहीं आती, इतना लोड डाला हुआ है गधे पे, तो फिर वो फिर शर्म के मारे फिर उतर जाते हैं। आगे जाके लोग कहते हैं यार तुसी गधा ले आते, तुसी उन्हें यूज करो, तुसी दोवें पैदल चलने लगे हो, दोवें बेवकूफ हो। तो लोग सोसाइटी तो आपको इसी तरह करती रहेगी। बात यह है कि आपने तय करना है। अगर आपको 100% ये पता चल गया कि ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं है, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो बेहतर है कि आप उस वक्त बातें सुन लें थोड़ी, कि फलान कहता जी यह नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप अपना फैसला ले लें बस, जब आपको पता है कि मैं इसमें रिजल्ट दे सकती हूँ। फिर जब आपने उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में जाके रिजल्ट देना ना, तो वही लोग जो आपकी मुखालफत कर रहे थे उन्होंने आपको कहना कि यार तुमने तो बड़ा फैसला लिया, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी जो है लायक बच्ची हो। तो इसलिए ये सोसाइटी का फियर जो है ना, ये हर बंदे को फेस करना पड़ता है। इसको फेस किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसको पहले अपने अंदर चीजें तय करें कि हाँ मैंने ये करना है। जब तक खुद तय नहीं करेंगी ना आप, तब तक आप सोसाइटी से डरते रहेंगे। जब आपने खुद तय कर लिया, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा। भाड़ में जाएं, जो भी कहें वक्ती तौर पे कहेंगे, बाद में यही लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके हक में नारे भी लगाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। हमारे पास तकरीबन 1 मिनट रह गया, आप लास्ट में कोई बात करना चाहेंगे? चलें, ठीक हो गया जी। मैं आखिरी मैसेज देता हूँ कि याद रखिए अपनी जिंदगी में ना कुछ मकासद जरूर रखिए, कुछ गोल जरूर रखिए जो आपकी हुदूद और इख्तियार से टकराए ना, उनके अंदर रह के रखें। देखिए आपको पैशन भी हो सकता है, आपका शौक भी हो सकता है, कई चीजें, लेकिन हमेशा अपनी हुदूद और दायरे को देख के चलें कि आपको अगर अपने फ्राइज वाले रिश्तों से इजाजत मिल जाती है तो फिर आप जो मर्जी करें, लेकिन अगर वहीं से इजाजत नहीं मिलती तो फिर उनसे लड़ाई करके तरजीहात न तय करें, वरना आपकी जिंदगी जो है वो मैस हो जाएगी। इसलिए अपने हुदूद और इख्तियार में रहकर अपने छोटे छोटे मकासद बनाएं, उसके लिहाज से तरजीहात तय करें, ताकि आपको नाकामी का सामना
कम से कम करना पड़े, करना तो पड़ता है क्योंकि नाकाम होके ही कामयाबी की कीमत महसूस होती है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इस महफिल में आए और उम्मीद है आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ इस महफिल से सीखने के लिए मिला होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी बरकत। अल्लाह हाफिज।